हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे इंटरनेशनल प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। इसमें हम पढ़ेंगे किस तरीके से एक प्रोडक्ट ह्यूमन बीइंग की तरह डिफरेंट लाइफ साइकिल फेजेस में जाता है, किस तरीके से उसका बर्थ होता है, किस तरीके से वो ग्रो करता है, किस तरीके से वो अपनी मैच्योरिटी लेवल को पहुंचता है और फिर किस तरीके से उसमें डिक्लाइनिंग आता है। इसका क्या इंपॉर्टेंस होता है इस स्टडी को करने का, इससे रिलेटेड क्या क्या स्ट्रेटेजी यूज की जाती है, ये सब हम इस वीडियो में पढ़ेंगे स्टेप बाय स्टेप। लेट्स स्टार्ट। इंटरनेशनल प्रोडक्ट लाइफ साइकिल है क्या? देखिए, इंटरनेशनल प्रोडक्ट लाइफ साइकिल इंटरनेशनल मार्केटिंग में एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। जिस तरीके से एक ह्यूमन बीइंग लाइफ साइकिल के डिफरेंट फेजेस से गुजरता है, इसी तरीके से एक प्रोडक्ट लाइफ के डिफरेंट स्टेजेस से गुजरता है और इन सभी स्टेजेस में मार्केटिंग की सेम स्ट्रेटेजी यूज नहीं की जा सकती, यानी कि डिफरेंट फेजेस में मार्केटिंग की भी डिफरेंट स्ट्रेटेजी यूज की जाती है। किसी प्रोडक्ट का जो लाइफ है वो छोटी होती है, जबकि किसी प्रोडक्ट का लाइफ साइकिल बड़ा होता है। शुरू में क्या होता है, कोई प्रोडक्ट जो है वो बर्थ करता है, यानी कि बाजार में प्रवेश करता है, फिर उसके बाद उसका विकास होता है, यानी कि तेजी से ग्रो करने लगता है, फिर एक लेवल पे आके वो मैच्योरिटी यानी परिपक्वता की अवस्था में पहुंचता है। ये वो जगह होती है जहां पर जो विक्रय है, यानी कि बिक्री जो है वो अपनी चरम सीमा पर पहुंच जाती है। फिर क्या होता है, धीरे धीरे उस प्रोडक्ट की डिमांड कम होने लगती है और इवन इतनी कम हो जाती है कि जो हमारी सेल्स है वो कंटिन्यूसली गिरने लगती है। सेल के साथ साथ हमारे प्रॉफिट्स भी गिरने लगते हैं और इवन सिचुएशंस ये आ जाती है कि हमें उस प्रोडक्ट का प्रोडक्शन बंद करना पड़ता है। इन डिफरेंट फेजेस से प्रोडक्ट को जो गुजरता है, इसी को ही हम प्रोडक्ट लाइफ साइकिल कहते हैं। कुछ एक डेफिनेशन डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले डेफिनेशन डिस्कस करते हैं विलियम जे स्टैंटन की। विलियम जे स्टैंटन क्या कहते हैं? द प्रोडक्ट लाइफ साइकिल कॉन्सेप्ट इज द एक्सप्लेनेशन ऑफ द प्रोडक्ट फ्रॉम इट्स बर्थ टू डेथ एज प्रोडक्ट एग्जिस्ट इन डिफरेंट स्टेजेस एंड इन डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एनवायरमेंट्स। क्या कहते हैं कि प्रोडक्ट लाइफ साइकिल क्या है? प्रोडक्ट लाइफ साइकिल ये बताती है कि एक प्रोडक्ट अपने जन्म से लेके डेथ तक डिफरेंट स्टेजेस से गुजरता है और डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एनवायरमेंट यानी कि डिफरेंट प्रतिस्पर्धात्मक वातावरण से होकर गुजरता है। सेकेंड डेफिनेशन डिस्कस करते हैं आर्क पैटर्न की। आर्क पैटर्न ने काफी वाइडर डेफिनेशन दी है। क्या कहते हैं आर्क पैटर्न? Life cycle of a product is akin to the human life from several angles. Like a man, the product also takes birth, attains rapid growth, then attains the maturity, and then enters the declining stage. कहते हैं कि जिस तरीके से काफी हद तक देखा जाए तो जो प्रोडक्ट का लाइफ साइकिल और ह्यूमन बीइंग का लाइफ साइकिल है वो सिमिलर है। एक इंसान की तरह प्रोडक्ट जन्म लेता है, फिर उसमें तेजी से ग्रोथ आती है, फिर वो अपनी परिपक्वता अपने मैच्योरिटी लेवल पे पहुंचता है और फिर उसका पतन होना शुरू हो जाता है, यानी कि वो मृत्यु की तरफ चलना शुरू हो जाता है। आई होप आपको ये मीनिंग एंड डेफिनेशन क्लियर हो गए होंगे। कम टू द नेक्स्ट टॉपिक। अब हम डिस्कस करेंगे स्टेजेस ऑफ प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। 4 स्टेजेस होती हैं। पहला इंट्रोडक्शन स्टेज, दूसरी ग्रोथ स्टेज, तीसरी मैच्योरिटी स्टेज, चौथी डिक्लाइन स्टेज। सबसे पहले इंट्रोडक्शन स्टेज। जब कोई प्रोडक्ट बाजार में इंट्रोड्यूस किया जाता है तो उसे प्रस्तुतिकरण की अवस्था या इंट्रोडक्शन स्टेज कहते हैं। इस इंट्रोडक्शन स्टेज के अंदर शुरू में बिक्री और लाभ दोनों ही कम होते हैं, क्योंकि प्रोडक्ट अभी ग्राहकों के लिए नया होता है, लोगों को इसके बारे में जानकारी नहीं होती। अब क्योंकि प्रोडक्ट के बारे में लोगों को जानकारी नहीं होती, इसलिए हमें जो प्रमोशनल खर्चे हैं, यानी कि प्रमोशनल एक्सपेंसेस, वो ज्यादा बियर करने पड़ते हैं। ज्यादा से ज्यादा लोगों को बताना पड़ता है अपने प्रोडक्ट के बारे में। तीसरा, शुरू में जो प्रोडक्ट का डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है वो कम रखा जाता है। कम क्यों रखा जाता है? क्योंकि अभी प्रोडक्ट नया है, लोगों को इसके बारे में पता नहीं है, तो इसलिए जो उसका जो दायरा है वो सीमित ही रखा जाता है और इंटरनेशनल मार्केटिंग के हिसाब से उसका दायरा डोमेस्टिक मार्केट तक ही रखा जाता है। अगर प्रोडक्ट इनोवेटिव है तो आप इंट्रोडक्शन स्टेज में अपनी प्रोडक्ट की जो प्राइस है
वो ज़्यादा चार्ज कर सकते हैं। लेकिन अगर आपका प्रोडक्ट इनोवेटिव नहीं है, नॉर्मल प्रोडक्ट है, तो नेचुरली इंट्रोडक्शन स्टेज में जनरली प्राइस कम रखी जाती है, जिसे पेनिट्रेशन प्राइस भी कहते हैं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग उस प्रोडक्ट को खरीदें और उसके बारे में वाकिफ। सेकंड, ग्रोथ स्टेज। ग्रोथ स्टेज नेक्स्ट स्टेज है जिसके अंदर प्रोडक्ट जो है तेजी से ग्रो करने लगता है। इसमें विक्रय और लाभ दोनों में ही बहुत तेजी से वृद्धि होने लगती है, क्योंकि हमारे प्रोडक्ट को देख के दूसरे कंपटीटर भी आते हैं, इसलिए प्रतिस्पर्धा में यानी कि कंपटीशन में भी बड़ी तेजी से वृद्धि होने लगती है, जिसकी वजह से प्रमोशनल एक्सपेंस पे हमें ज्यादा खर्च करना पड़ता है। अब क्योंकि प्रोडक्ट जो है फेमस होने लग गया, लोग इससे वाकिफ हो गए, इसलिए जो हमें इसका डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है उसको भी बढ़ाना पड़ता है, यानी कि हमें अपने देश के साथ साथ और कंट्रीज के लिए एक्सपोर्ट करने के लिए भी हमें प्रोडक्ट बनाना पड़ता है। इसके अलावा जहां तक सवाल है प्राइस का, प्राइस डिपेंड करता है आपका प्रोडक्ट कैसा था। मान लीजिए आपका प्रोडक्ट जो है इनोवेटिव था, तो आपने नेचुरली इंट्रोडक्शन स्टेज में प्राइस ज्यादा रखी होगी, लेकिन अब इस लेवल पे कंपटीशन बढ़ने की वजह से उसकी प्राइस कम करनी पड़ती है ताकि उस कंपटीशन को फेस कर सके। लेकिन अगर आपका प्रोडक्ट जो है नॉन इनोवेटिव था, नॉर्मल प्रोडक्ट था, तो आपने शुरू में प्राइस कम रखी होगी, अब आपके प्रोडक्ट की जानकारी ज्यादा से ज्यादा लोगों को होगी, तो इस स्टेज में आप प्राइस को थोड़ा बढ़ा सकते हैं। डिस्कस करते हैं थर्ड स्टेज। थर्ड स्टेज है मैच्योरिटी स्टेज। मैच्योरिटी स्टेज के भी हम दो पार्ट्स देखेंगे। मैच्योरिटी स्टेज के पार्ट 1 में तो शुरुआत में तो क्या होता है, आपकी जो सेल्स है वो भी ग्रो करने लगती है और जो प्रॉफिट्स है वो भी ग्रो करती हैं, लेकिन ध्यान रखें एक पार्ट है उस जहां पर आके सेल जो है अपनी चरम सीमा पर पहुंच जाती है, उसके बाद सेल और प्रॉफिट दोनों ही धीरे धीरे गिरने लगते हैं, क्योंकि अब और ज्यादा लोग आने लग जाते हैं आपके प्रोडक्ट की नकल करके, तो जो कंपटीशन लेवल है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। इस वजह से जो प्रमोशनल खर्चे हैं उनमें भी बहुत तेजी से वृद्धि होती है। और जहां तक सवाल है प्रॉफिट मार्जिन, वो बहुत तेजी से गिरने लगते हैं, क्योंकि उस पर दोहरा इम्पैक्ट पड़ता है। एक तरफ तो आपकी सेल डिक्लाइन होने शुरू कर देती है और दूसरी तरफ आपको प्रमोशनल खर्चे बहुत ज्यादा बियर करने पड़ते हैं, जिसका नेगेटिव इम्पैक्ट आपके प्रॉफिट मार्जिन पर आता है। फोर्थ, दैट इज द डिक्लाइन स्टेज, पतन अवस्था। डिक्लाइन स्टेज में आपकी बिक्री और प्रॉफिट दोनों ही बहुत तेजी से गिरने लगते हैं। इसलिए जो आपका जो डिस्ट्रीब्यूटर है या यूं कहीं इंटरनेशनल मार्केटर है, वो अब क्या करता है, जो प्रमोशनल एक्सपेंसेस हैं उनको धीरे धीरे कम करने लगता है, क्योंकि उसको अब समझ में आ जाता है कि अब बिक्री को गिरने से रोकना पॉसिबल नहीं है। इसलिए वो अब उन केंद्रों को, इसके साथ साथ वो नेटवर्क को भी कम करने लग जाता है, डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क को। ऐसे जितने भी जो डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर है जहां पर प्रॉफिट की जगह लॉस हो रहा है, उनको बंद करने लग जाता है। और यहां तक कि अपने जो बचे हुए स्टॉक को क्लियर करने के लिए स्टॉक क्लियरेंस सेल निकाली जाती है, जहां पर ज्यादा से ज्यादा डिस्काउंट देके माल को निकाला जाता है। और अब जो है, जो आपके जो कंपटीटर हैं उनकी जो पकड़ है वो बाजार पर ज्यादा हो जाती है। तो ये प्रोडक्ट लाइफ साइकिल का सबसे लास्ट स्टेज आखिरी है। इसको हम एक डायग्राम के द्वारा भी डिस्कस करेंगे नेक्स्ट स्लाइड में। इस स्लाइड में हम डिस्कस करेंगे, देखिए 4 स्टेज। पहले है स्टेज 1। स्टेज 1 इनकी इंट्रोडक्शन स्टेज। ये जो लाइन है वो सेल को रिफ्लेक्ट कर रही है और ये वाली लाइन प्रॉफिट को रिफ्लेक्ट कर रही है। शुरू में सेल बहुत स्लोली रेट से बढ़ती है इंट्रोडक्शन स्टेज में। ऐसे केस में अगर आपका प्रोडक्ट इनोवेटिव है तो हो सकता है आप प्रॉफिट्स में हो, लेकिन ज्यादातर फर्म्स जो है इस स्टेज में लॉस बियर करती हैं रादर देन प्रॉफिट। फिर आती है ग्रोथ स्टेज। ग्रोथ स्टेज में आपकी सेल्स जो है बहुत तेजी से ग्रो करती है और इसलिए आपका जो प्रॉफिट्स है वो भी बहुत तेजी से ग्रो करता है। तीसरी स्टेज आती है मैच्योरिटी स्टेज। मैच्योरिटी स्टेज में देखिए फर्स्ट पार्ट में तो सेल तेजी से बढ़ती है और यहां पर आकर वो अपनी चरम सीमा पर पहुंचती है। ऐसे ही प्रॉफिट्स भी तेजी से बढ़ते हैं, लेकिन वो भी अपने हाईएस्ट लेवल पे आ गए। इसके बाद सेल धीरे धीरे डिक्लाइन होनी शुरू हो जाती है। ऐसे ही प्रॉफिट्स भी धीरे धीरे डिक्लाइन होने शुरू हो जाते हैं। चौथी आती है डिक्लाइन स्टेज, जहां पर सेल्स बहुत तेजी से डिक्लाइन होती है। इवन प्रॉफिट्स भी बहुत तेजी से डिक्लाइन होते हैं और यहां तक कि प्रॉफिट्स होने की बजाय हमें उन प्रोडक्ट को बेचने से लॉस होने लग जाती है। और ऐसे केस में जो फर्म है इस प्रोडक्ट का प्रोडक्शन करना बंद कर। आई होप आपको इस डायग्राम में टोटली क्लियर हो गया होगा। कम टू द नेक्स्ट टॉपिक।
अब डिस्कस करते हैं नेक्स्ट टॉपिक में इंटरनेशनल प्रोडक्ट लाइफ साइकिल कर्व्स। इसको बड़े ध्यान से समझिएगा, ये हिस्टोरिकल है, बड़े वो इसकी ज्यादा डिटेल समझना बहुत ध्यान से समझिएगा। इसमें 3 लाइन है। एक लाइन है, ये है हाईली डेवलप्ड कंट्रीज को बिलोंग करती है, ये लाइन अदर डेवलप्ड कंट्रीज को बिलोंग करती है, और ये तीसरी लाइन जो है ये अंडर डेवलप्ड कंट्री को बिलोंग करती है। ये एक लाइन ड्रॉ की गई है, इससे ऊपर का पार्ट एक्सपोर्ट को शो कर रहा है और इससे नीचे का पार्ट इंपोर्ट को शो कर रहा है। अब क्या है इंटरनेशनल प्रोडक्ट लाइफ साइकिल कर्व्स? शुरू में क्या होता है, जो हाईली डेवलप्ड नेशन होते हैं वो प्रोडक्ट को बनाते हैं, इनोवेट करते हैं, क्योंकि हाईली डेवलप्ड कंट्रीज के अंदर इनोवेशन पे बहुत ज्यादा जोर दिया जाता है। इसलिए जो हाईली डेवलप्ड नेशंस हैं उनके जो एक्सपोर्ट हैं वो तेजी से बढ़ने लगते हैं, क्योंकि वो ज्यादा से ज्यादा माल बनाते हैं और अदर कंट्रीज को बेचते हैं। इसलिए जो अदर कंट्रीज हैं, स्पेशली अदर डेवलप्ड कंट्री, वो इंपोर्टर रहती है, यानी कि वो उस प्रोडक्ट को खरीदती हैं, इंपोर्ट करती हैं। इसे हम स्टेज 1 तक कहें। ध्यान रहे, शुरुआत में क्योंकि प्रोडक्ट इनोवेटिव है, इसकी कीमत भी ज्यादा होती है, इसलिए जो अंडर डेवलप्ड कंट्री हैं वो इस प्रोडक्ट को नहीं खरीद पाती। अभी तक ये प्रोडक्ट जो है उन नेशन में इंट्रोड्यूस नहीं। अब धीरे धीरे ये प्रोडक्ट जो है अदर जो कंट्री हैं, जो डेवलप कंट्री हैं, वो भी इसको कॉपी करने लग जाती हैं, यानी कि वो भी इसको कॉपी करके ऐसा प्रोडक्ट बनाना लग जाती हैं। इसका इम्पैक्ट क्या होता है कि वो भी धीरे धीरे इस प्रोडक्शन को बढ़ाने लग जाती हैं, जिससे क्या होता है कि जो हाईली डेवलप्ड नेशन है उनका प्रोडक्शन धीरे धीरे डिक्लाइन होने लगता है, उनका एक्सपोर्ट जो है डिक्लाइन होने लगता है। अब ये जो अदर डेवलप्ड नेशन है ये अपने प्रोडक्शन का पार्ट कुछ हाईली डेवलप्ड नेशन को भी बेचने लगती हैं और अंडर डेवलप्ड नेशन को बेचने लगती है, यानी कि इस स्टेज में ये प्रोडक्ट जो है अंडर डेवलप्ड नेशन में भी इंट्रोड्यूस कर जाता है। लेकिन ध्यान रहे, अभी सिर्फ 2 ही प्रोड्यूस कर रहे हैं, हाईली डेवलप्ड नेशन और एज वेल एज अदर डेवलप्ड नेशन। जो अंडर डेवलप्ड नेशन है वो केवल इसको कंज्यूम कर रहे हैं। अब पढ़ते हैं थर्ड फेज। थर्ड फेज में क्या होता है, अब इस प्रोडक्ट जो है वो धीरे धीरे स्टैंडर्डाइज होने लग जाता है। अब ना केवल अदर डेवलप्ड नेशन इस प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने लग जाते हैं, बल्कि अंडर डेवलप्ड नेशन भी इस प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने लग जाते हैं। इसका इम्पैक्ट क्या होता है कि अदर डेवलप्ड नेशन भी इस प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने लग जाते हैं, डेवलप्ड नेशन प्रोड्यूस करने लग जाते हैं। तो जो हाईली डेवलप्ड नेशन का जो प्रोडक्शन है वो बहुत तेजी से डिक्लाइन होने लग जाता है। अब वो इसको सेल करने की बजाय बल्कि वो इंपोर्टर हो जाते हैं, यानी कि जो अदर डेवलप्ड नेशन वाले हैं वो हाईली डेवलप्ड नेशन को भी अपना प्रोडक्ट बेचते हैं और अंडर डेवलप्ड नेशन को भी प्रोडक्ट बेचते हैं। अब आता है फोर्थ स्टेज। फोर्थ स्टेज में क्या होता है कि अब जो अंडर डेवलप्ड नेशन है वो तेजी से इस प्रोडक्ट की नकल करने लग जाते हैं। और सबसे बड़ी बात क्या है कि जो अंडर डेवलप्ड नेशन है यहाँ पर पॉपुलेशन बहुत ज्यादा होती है, इसलिए जो लेबर कॉस्ट है बहुत कम आती है, इसलिए प्रोडक्ट को बनाने की कॉस्ट भी इनको कम पड़ती है। अब इसका इम्पैक्ट ये आता है कि अंडर डेवलप्ड नेशन बहुत तेजी से प्रोडक्शन करने लगता है, और इसका इम्पैक्ट ये होता है कि जो अदर डेवलप्ड नेशन थे उनका भी प्रोडक्शन डाउन होने लग जाता है, उनका प्रोडक्शन भी डाउन होने लग जाता है, और वो भी उनका जो एक्सपोर्ट है वो बिल्कुल डिक्लाइन होने लग जाता है। अब ये अंडर डेवलप्ड नेशन दोनों को एक्सपोर्ट करती है, अदर डेवलप्ड नेशन को भी और हाईली डेवलप्ड नेशन को। इस स्थिति को हम रिवर्स इंपोर्ट सिचुएशन भी कहते हैं, क्योंकि जो हाईली डेवलप्ड नेशन पहले एक्सपोर्ट करता था वो इसका प्योर इंपोर्टर बन जाता है। आई होप आपको ये इंटरनेशनल प्रोडक्ट लाइफ साइकिल कर्व्स क्लियर हो गया होगा। कम टू द नेक्स्ट टॉपिक। अब डिस्कस करेंगे प्रोडक्ट लाइफ साइकिल थ्योरी इन इंटरनेशनल मार्केटिंग। देखिए, जो इंटरनेशनल मार्केटिंग में जो प्रोडक्ट लाइफ साइकिल थ्योरी है, इसका जन्म जो है 1966 में, इसके बारे में रेमंड बर्नर ने इसके एक्सप्लेन किया था, इसको बनाया था। ये सिद्धांत इस मान्यता पर आधारित है कि जो डिफरेंट नेशंस हैं उनमें टेक्नोलॉजिकल डिफरेंस पाया जाता है, और ये डिफरेंट टेक्नोलॉजिकल डिफरेंस ही जो है वो बेस बनता है इंटरनेशनल बिजनेस का। डिस्कस करते हैं स्टेप बाय स्टेप। स्टेप 1, फर्स्ट स्टेज, दैट इज इंट्रोडक्शन स्टेज। इंट्रोडक्शन स्टेज तो साथ साथ हम इसका जो डायग्राम है नेक्स्ट स्लाइड्स पे वो भी डिस्कस करते जाएंगे। फर्स्ट स्टेज दैट इज द इंट्रोडक्शन स्टेज। इंट्रोडक्शन स्टेज में क्या होता है इसको हम डिस्कस करते हैं। देखिए, ये इंट्रोडक्शन स्टेज है क्या?
जो एक इनोवेटिव यूनिट है, यानी कि जिसने प्रोडक्ट को इनोवेट किया है, नवाचार किया है, वो कंपनी इस प्रोडक्ट को बनाती है। और वो क्योंकि वो इनोवेटिव है तो नेचुरली वो हाईली डेवलप नेशन से बिलोंग करती होगी, और हाईली डेवलप नेशन में उस प्रोडक्ट को बनाया जाता है। अब ये जो लाइन है ये दो को शो कर रही है, प्रोडक्शन को और कंजम्पशन को। ऊपर वाली जो है प्रोडक्शन को शो कर रही है, नीचे वाली कंजम्पशन को, किसकी? डेवलप नेशन से। अब क्योंकि शुरुआत में क्या किया जाता है कि जो डेवलप नेशन है, जो इनोवेटिव नेशन है, वो प्रोडक्ट प्रोड्यूस करता है, लेकिन वो प्रोडक्ट प्रोड्यूस करता है किसके लिए? वो प्रोडक्ट प्रोड्यूस करता है केवल अपने देश के लिए, क्योंकि ये बहुत इनोवेटिव होता है, और इनोवेटिव होने की वजह से महंगा होता है। महंगा होता है इसलिए वो इस प्रोडक्ट को बजाय दूसरे देशों में बेचने के अपने ही देश में बनाता है और अपने ही देश में बेचता है। यानी कि हाईली डेवलप नेशन की यूनिट है, वो हाईली डेवलप नेशन में ही प्रोड्यूस होता है और हाईली डेवलप नेशन में ही कंज्यूम होता है। उसका रीजंस कई होते हैं। रीजन नंबर एक ये है कि शुरू में प्रोडक्ट नया है तो कंपनी को डर लगता है कहीं ये प्रोडक्ट फेल ना हो जाए, इसलिए इंट्रोडक्शन स्टेज में उस प्रोडक्ट को अपनी ही कंट्री में रखते हैं, ताकि अगर उसमें कुछ कमियां हैं तो उसमें सुधार लिया जा सके। फिर डेवलप अपने जो होम डोमेस्टिक की बजाय अदर कंट्री में रिस्क भी ज्यादा होता है, तो इसलिए दिक्कत रहती है। और शुरुआत में क्या होता है कि उन्हें क्योंकि हाईली है, न्यूली प्रोडक्ट है, तो उसकी जो प्राइस है वो काफी ज्यादा होती है, और हाईली डेवलप नेशन में हाई प्रोडक्ट के लिए प्राइस देने के लिए जो कस्टमर है वो इजीली अवेलेबल हो जाता है। फिर उसके बाद आती है सेकंड स्टेज। सेकंड स्टेज में क्या होता है? सेकंड स्टेज के अंदर जब वो कंपनीज है, अब उसका प्रोडक्ट जो है वो अपने डोमेस्टिक नेशन में सक्सेसफुली लॉन्च हो गया। सक्सेसफुली लॉन्च होने के बाद वो अपने प्रोडक्शन को बढ़ाना चाहती है, अपने प्रोडक्शन का नेटवर्क बढ़ाती है, इसलिए जो है वो विदेशों में खोजना शुरू कर देती है कि वो किन और देशों को अपना माल एक्सपोर्ट कर सकती है। इस केस में क्या होता है, उसका प्रोडक्शन जो है कंजम्पशन से बढ़ जाता है। ध्यान रखिए, यहां तक प्रोडक्शन और कंजम्पशन दोनों सेम, एक दूसरे से वो ढक रहे थे। यहां पर प्रोडक्शन जो है वो ज्यादा है, नेचुरली है, यहां देखिए ये प्रोडक्शन ज्यादा है और जो कंजम्पशन है वो कम है, और जो एरिया ये एक्सपोर्ट को शो कर रहा है। अब ये जो है एक्सपोर्ट किया जाता है, किसको किया जाता है? अदर डेवलप नेशंस को या अदर कंट्रीज को। इसका इंपैक्ट ये होता है, लेकिन ध्यान रहे जो प्रोडक्शन है वो अभी भी अपने ही देश में किया जा रहा है। अब जो दूसरे देश हैं, जो अदर देश हैं, अदर कंट्रीज हैं, यानी कि जो नकल करने वाली कंट्रीज हैं, दूसरे देश हैं, वो इसको इंपोर्ट करते हैं, तो इसे हम सेकंड स्टेज कहेंगे। सेकंड स्टेज के अंदर अभी भी जो प्रोडक्ट है वो नेचुरली डेवलप नेशन को बेचा जाता है, क्योंकि अदर डेवलप नेशन में भी रिच पर्सन बड़े आसानी से मिल जाते हैं जो उस प्रोडक्ट के प्राइस देने को राजी होते हैं। अब ये प्रोडक्ट जो है ज्यादा पॉपुलर हो जाता है, मैच्योरिटी स्टेज में आ जाता है, नेचुरली होता है अब ये प्रोडक्ट इनोवेटिव की जगह स्टैंडर्डाइज बन जाता है। यहां पर जो कंपनी है उसके लिए पॉसिबल नहीं होता कि वो इस प्रोडक्ट को सारा खुद का खुद प्रोड्यूस करे, इसलिए वो उसका जो लाइसेंस है वो दूसरे देशों की कंट्रीज में देना शुरू कर देती है, यानी कि दूसरे जो अदर नेशंस हैं वो भी इस प्रोडक्ट को बना सके। इसके अलावा कुछ अदर जो कंट्रीज हैं वो इस प्रोडक्ट की नकल करके भी बाजार में आ जाते हैं। इसका इम्पैक्ट क्या होता है? प्रोडक्शन बहुत तेजी से बढ़ता है, यहां पर भी बहुत तेजी से बढ़ता है, इनोवेटिव कंपनी का, अदर नेशंस का भी, इसलिए जो कंजम्पशन की तुलना में प्रोडक्शन ज्यादा होता है। और जो अदर नकल करने वाली कंपनी है वो अब तक जो है इंपोर्ट कर रही थी, हालांकि वो भी प्रोडक्शन करना शुरू कर देती है, लेकिन ध्यान रहे उनका जो प्रोडक्शन है वो कंजम्पशन से कम है, यानी कि ये प्रोडक्शन लाइन है उनकी, प्रोडक्शन उनका कम है और कंजम्पशन ज्यादा है, यानी कि वो बना तो रही है अगर जो नकल करने वाले देश है, लेकिन वो इतना नहीं बना पा रहे कि उस प्रोडक्ट को अपनी सारे कंजम्पशन को पूरा कर सके। कम टू द फोर्थ स्टेज। फोर्थ स्टेज में जब आते हैं तो जो अदर कंट्रीज हैं नकल कर सकती हैं वो इस प्रोडक्ट की नकल को अब अच्छी तरह कर पाती हैं, और क्योंकि वहां पर लेबर कॉस्ट भी कम है तो इसलिए प्रोडक्शन की जो कॉस्ट है वो बहुत कम आती है, और प्रोडक्शन की कॉस्ट कम आने की वजह से अब उसका प्रोडक्शन जो है लार्ज स्केल पे होने लगता है। उसका रीजन उसके वजह से होता क्या है कि ना केवल वो अपने कंजम्पशन को पूरा कर पाती है, देखिए जब उनका जो कंजम्पशन है वो कम है, जो प्रोडक्शन है वो ज्यादा है, अब वो इस एक्सेसिव प्रोडक्ट को सेल करती हैं अदर डेवलप नेशंस को, और जिसकी वजह से अदर डेवलप नेशंस का जो प्रोडक्शन है वो सीधा डिक्लाइन होने लग जाता है और लगभग अपने कंजम्पशन के इक्विवेलेंट आ जाता है, यानी कि उनका जो एक्सपोर्ट है वो लगभग शून्य हो जाता है। अब कम टू द स्टेज 5, दैट इज द रिवर्स इंपोर्ट स्टेज। अब इस सिचुएशन में क्या होता है? इस सिचुएशन में ये होता है कि जो नकल करने वाले देश हैं जो अंडर डेवलप कंट्री से बिलोंग करते हैं वो अभी भी इस प्रोडक्शन को ज्यादा से ज्यादा करते हैं,
क्यों करते हैं? क्योंकि नेचुरली बात है उनको यहाँ प्रोडक्शन सस्ता पड़ता है और अपने जो एक्सेसिव प्रोडक्ट है वो सेल करते हैं इन डेवलप और हाईली डेवलप नेशंस में। और ये जो डेवलप या हाईली डेवलप नेशंस हैं जिन्होंने इस प्रोडक्ट को इनोवेट किया, वो इस प्रोडक्ट का प्रोडक्शन बंद कर देती है। बंद क्यों कर देती है? क्योंकि अगर वो इस प्रोडक्ट को अपने देश में बनाएंगे तो उनको कॉस्ट ज्यादा आएगी एज कम्पेयर टू अंडर डेवलपिंग कंट्री की तुलना में। तो वो सोचती हैं कि बजाय इस प्रोडक्ट को बनाने के क्यों ना हम इसको इम्पोर्ट ही कर लें। तो नेचुरली बात है इसीलिए इसको हम रिवर्स इम्पोर्ट कहते हैं, यानी कि वो नेशन जिसने इस प्रोडक्ट को इनोवेट किया, एक्सपोर्ट किया, अब वो एक्सपोर्टर ना होकर इम्पोर्टर हो गया, इसलिए इसे रिवर्स इम्पोर्ट सिचुएशन कहते हैं कि जो इम्पोर्टर थे वो एक्सपोर्टर हो गए और जो एक्सपोर्टर थे वो इम्पोर्टर। आई होप थोड़ा सा टिपिकल है बट आई थिंक क्लियर हो गया होगा, लेकिन अगर आपको कोई डाउट्स हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। कम टू द नेक्स्ट टॉपिक। अब डिस्कस करेंगे एक्सेप्शन टू द प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। ध्यान रखना, जो अभी हमने प्रिंसिपल पढ़ा, जो प्रोडक्ट लाइफ साइकिल की थ्योरी पढ़ी, वो कई जगह फेल हो जाती है। कहाँ फेल हो जाती है? वो फेल हो जाती है स्पेशली जहां आपका प्रोडक्ट जो है वो इनोवेटिव प्रोडक्ट्स विच हैव द रैपिड इनोवेशंस। अगर प्रोडक्ट जो है रैपिड इनोवेशन, क्योंकि जो टेक्नोलॉजी है वो तेजी से बदलती रहती है, वहां पर जो आपका प्रोडक्ट लाइफ साइकिल थ्योरी है वो आसानी से पॉसिबल नहीं है। स्पेशली जो टेक्नोलॉजिकल आइटम्स होती हैं लाइक मोबाइल फोन, फैक्स, इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स, लैपटॉप, कंप्यूटर, टैबलेट्स, अब इनके जो मॉडल्स हैं वो बहुत तेजी से इनमें सुधार होता रहता है। जब तक कि नकल करने वाली कंपनी इन प्रोडक्ट को नकल करती है तब तक इनका इनोवेटिव जो वर्जन है वो आ जाता है। तो नेचुरली बात है इनकी नकल करना उतना आसान नहीं होता, इसलिए जो प्रोडक्ट लाइफ साइकिल की थ्योरी है वो रैपिड इनोवेशन प्रोडक्ट्स पे लागू नहीं। दूसरा, लग्जरी प्रोडक्ट्स। लग्जरी प्रोडक्ट्स कौन खरीदता है? जनरली रिच पर्सन खरीदते हैं। अब ये लग्जरी प्रोडक्ट जो है रिच पर्सन के द्वारा खरीदे जाते हैं और ये रिच पर्सन जो है वो प्राइस की परवाह नहीं करते। अब क्योंकि वो प्राइस की परवाह नहीं करते, इसलिए जो इनोवेटिव कंपनियां हैं वो इन प्रोडक्ट को किसी भी प्राइस पे बेच सकती हैं। इसलिए वो अपने लाइसेंस को दूसरी कंट्री को नहीं देती ताकि उनकी जो कॉस्ट है वो कम आए। जैसे पीछे हमने पढ़ा था प्रोडक्ट लाइफ साइकिल थ्योरी के अंदर कि जो डेवलप नेशंस की जो इनोवेटिव कंपनी है वो लाइसेंस दूसरे नेशन को दे देती है ताकि प्रोडक्ट को कम से कम कॉस्ट पे बनाया जा सके। अब क्योंकि प्रोडक्ट ही लग्जरी है और इसकी हाईली प्राइस को आसानी से वसूल कर सकती है कस्टमर से, तो इसलिए कॉस्ट को कम करने का कोई मतलब ही नहीं है। इसलिए वो प्रोडक्ट का लाइसेंस दूसरी कंट्री को नहीं देती, इसलिए नकल करना भी पॉसिबल नहीं है। और जनरली अगर ये लग्जरी प्रोडक्ट्स डेवलप नेशन में बनाए जाते हैं तो उनकी जो ब्रांड इमेज है वो गुड होती है। यही अगर प्रोडक्ट जो है अंडर डेवलप नेशन में या अदर डेवलप नेशन में बनाए जाए तो उनकी इमेज में भी डाउन आता है। इस वजह से भी जो लग्जरी प्रोडक्ट्स की नकल करना आसान नहीं होता, इसलिए जो प्रोडक्ट लाइफ साइकिल थ्योरी है वो इस पर लागू नहीं। थर्ड आता है प्रोडक्ट बेस्ड ऑन कॉम्प्लेक्स टेक्नोलॉजी। ऐसे प्रोडक्ट जिनकी जो टेक्नोलॉजी है वो काफी कॉम्प्लेक्स है, जटिल है। अब क्योंकि टेक्नोलॉजी काफी कॉम्प्लिकेटेड है इसलिए ऐसी टेक्नोलॉजी की नकल करना इतना इजी नहीं होता अंडर डेवलप नेशंस के लिए या अदर डेवलपिंग नेशंस के लिए। और दूसरा, ऐसी जो कॉम्प्लेक्स टेक्नोलॉजी को कोई भी इनोवेटिव कंट्री दूसरी कंट्री को इसका लाइसेंस नहीं देती क्योंकि उसकी कॉपी ना हो पाए। नंबर 4, द प्रोडक्ट्स रिक्वायरिंग स्पेशलाइज्ड लेबर। कुछ इस टाइप के प्रोडक्ट्स होते हैं जिनको बनाने के लिए हमें स्पेशलाइज्ड लेबर चाहिए। अब जनरली हाईली स्पेशलाइज्ड लेबर जो है, जो हाईली डेवलप नेशन है वहां इजीली अवेलेबल होती है, वो इस प्रोडक्ट को बनाने में सक्षम होते हैं। जो अंडर डेवलप नेशन वाले हैं या अदर जो कॉपिंग कंट्री हैं वो इस प्रोडक्ट को अगर कॉपी करना चाहें तो भी नहीं कर पाते क्योंकि उनके पास इतना स्पेशलाइज्ड लेबर अवेलेबल नहीं होता कि वो इस प्रोडक्ट की कॉपी कर सके। इसलिए इस पर भी जो है प्रोडक्ट लाइफ साइकिल थ्योरी एप्लीकेबल नहीं। आई होप आपको ये एक्सेप्शंस क्लियर हो गए होंगे। कम टू द नेक्स्ट टॉपिक। अब डिस्कस करते हैं फैक्टर अफेक्टिंग द प्रोडक्ट लाइफ साइकिल इन इंटरनेशनल मार्केट, कि ऐसे कौन से फैक्टर हैं जो प्रोडक्ट लाइफ साइकिल को इंपैक्ट करते हैं इंटरनेशनल मार्केट। सबसे पहला, रेट ऑफ टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट। रेट ऑफ टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट क्या है? देखिए, जिस कंट्री में जल्दी जल्दी इनोवेशन होते हैं वहां प्रोडक्ट लाइफ का साइकिल जो है वो छोटा होता है। स्पेशली जो हाईली डेवलप नेशन या डेवलप नेशन है वहां पर रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे बहुत ज्यादा पैसा खर्च किया जाता है, बहुत ज्यादा जोर लगाया जाता है। इसलिए वहां पर जो प्रोडक्ट है वो जल्दी जल्दी नए आते रहते हैं। वहां पर जो प्रोडक्ट का लाइफ साइकिल है वो छोटा होता है एज कम्पेयर टू अंडर डेवलप नेशन में। जो अंडर डेवलप नेशन या डेवलपिंग नेशन है वहां पर जो टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट है वो थोड़ा स्लो होता है, इसलिए वहां पर प्रोडक्ट का लाइफ साइकिल ज्यादा या बड़ा होता है। दूसरा, प्रोटेक्शन बाय पेटेंट।
जो प्रोडक्ट जो है जिनका, अगर मान लीजिए किसी कंपनी को प्रोडक्ट बनाया और उसको पेटेंट से अपने आप को बचाव कर लिया, उसको अप्रूव कर लिया, तो ऐसे प्रोडक्ट का जो लाइफ साइकिल वो बड़ा होगा, क्योंकि उसकी कॉपी करना आसान नहीं होगा। लेकिन अगर किसी कंपनी ने कोई प्रोडक्ट बनाया और उसका पेटेंट नहीं लिया, तो उसकी कॉपी थोड़े दिन बाद कोई दूसरी नेशन कर लेगा, तो उसका प्रोडक्ट लाइफ साइकिल छोटा होगा। तीसरा, एंट्री ऑफ कंपटीटर। अब ये भी डिपेंड करता है जिस नेशन में आप प्रोडक्ट बना रहे हैं वहां पर आपके कंपटीटर कितना इजीली एंट्री कर सकते हैं। अगर कंपटीटर जो है वो इजीली एंट्री कर सकते हैं तो आपका जो प्रोडक्ट का लाइफ साइकिल है वो छोटा होगा। लेकिन अगर कंपटीटर के एंट्री पर बहुत रिस्ट्रिक्शंस है, वो इतनी आसानी से एंट्री नहीं कर सकते, तो आपका प्रोडक्ट का लाइफ साइकिल बड़ा होगा। फोर्थ आता है मार्केट एक्सेप्टेंस। मार्केट एक्सेप्टेंस से मतलब है कि जो कस्टमर है वो नए प्रोडक्ट को कितना इजीली एक्सेप्ट करता है। स्पेशली हाईली डेवलप नेशन या डेवलप नेशन के अंदर जो कस्टमर है वो काफी चूजी किस्म का होता है, उसका टेस्ट में बहुत जल्दी चेंज आता है, इसलिए उनकी में मार्केट एक्सेप्टेंस रेट काफी ज्यादा होती है, यानी कि वो नए प्रोडक्ट को बहुत ज्यादा लाइक करते हैं। अगर प्रोडक्ट मार्केट एक्सेप्टेंस रेट ज्यादा है तो जो प्रोडक्ट का लाइफ साइकिल है वो छोटा होगा, लेकिन अगर मार्केट एक्सेप्टेंस रेट कम है तो नेचुरल बताया प्रोडक्ट का लाइफ साइकिल बड़ा। नेक्स्ट आता आपका रिस्क बेयरिंग कैपेसिटी। अब ये भी डिपेंड करता है जो बिजनेस यूनिट है उसकी रिस्क बेयरिंग कैपेसिटी कैसी है। अगर बिजनेस की रिस्क बेयरिंग कैपेसिटी अच्छी है, वो रिस्क को बेयर कर सकती है, तो नेचुरली बात है उसका जो प्रोडक्ट लाइफ साइकिल है वो बड़ा होगा, क्योंकि वो आसानी से चैलेंजेस को एक्सेप्ट कर पाएगी, बुरे से बुरे टाइम में भी वो अपने प्रोडक्शन को बंद नहीं करेगी, और इसकी वजह से जो प्रोडक्ट का लाइफ साइकिल है वो बड़ा होगा। लेकिन अगर उसकी रिस्क बेयरिंग कैपेसिटी ज्यादा अच्छी नहीं है तो प्रोडक्ट का जो लाइफ साइकिल है वो छोटा। नेक्स्ट 6 आता है इकोनॉमिक और मैनेजरल रिसोर्सेज। ये भी डिपेंड करता है उस बिजनेस यूनिट के पास इकोनॉमिक और मैनेजरल रिसोर्सेज कितने हैं। अगर उसके पास इकोनॉमिक और मैनेजरल रिसोर्सेज काफी ज्यादा है तो नेचुरली बात है वो इनोवेशन पे बहुत ज्यादा खर्च कर सकती है, प्रोडक्शन को प्रोडक्ट के अंदर नए नए इनोवेशन ला सकती है, उनके अंदर नए नए फीचर जोड़ सकती है, तो नेचुरली बात है जो प्रोडक्ट की लाइफ साइकिल है वो काफी बड़ी है। लेकिन अगर उसके पास इकोनॉमिक और मैनेजरल रिसोर्सेज काफी मात्रा में नहीं है, पर्याप्त मात्रा में नहीं है, तो उस केस में प्रोडक्ट का जो लाइफ साइकिल है वो छोटा। नंबर 7 आता है गवर्नमेंट पॉलिसीज। गवर्नमेंट की पॉलिसीज भी काफी इंपैक्ट करती है आपके प्रोडक्ट के लाइफ साइकिल को। गवर्नमेंट जो है वो अपनी पॉलिसीज में काफी चेंज लाती रहती है। मान लीजिए अगर गवर्नमेंट की पॉलिसीज जो है वो पैकेजिंग से रिलेटेड या प्राइस से रिलेटेड या प्रोडक्शन किसी प्रोडक्ट को बनाने से रिलेटेड उसमें कोई चेंज लाती है, और इस चेंज की वजह से आपका जो प्रोडक्ट है उसकी बनाने की जो टेक्नोलॉजी है वो रॉन्ग हो जाती है, या आपके पैकेजिंग में जो मटेरियल यूज करते हैं उस पर बैन हो जाता है, तो इसका नेगेटिव इम्पैक्ट आता है आपके प्रोडक्ट के ऊपर। या फिर गवर्नमेंट कोई टैक्स एक्सेसिव बढ़ा देती है, तो इसकी वजह से आपके ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट आता है और आपका प्रोडक्ट का लाइफ साइकिल छोटा हो जाता है। इसी तरीके से अगर मान लीजिए जो गवर्नमेंट है वो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं या फॉरेन कंपनीज हैं उनको टैक्स में छूट देती है ताकि वो ज्यादा से ज्यादा हमारे देश में आए, एंट्री करें एफडीआई के थ्रू, तो इसका भी नेगेटिव इम्पैक्ट आपके प्रोडक्ट पर पहुंचता है, तो आपका प्रोडक्ट लाइफ साइकिल छोटा हो जाता है। लेकिन दूसरी ओर अगर मान लीजिए गवर्नमेंट जो है वो आपको प्रमोट करने के लिए कुछ सब्सिडी देती है, कुछ डिस्काउंट देती है, तो जिसका फायदा आपको मिलता है और आपके प्रोडक्ट का लाइफ साइकिल बढ़ा। 8 दैट इज द पर्सनल स्ट्रेटेजी। पर्सनल स्ट्रेटेजी से मतलब है आपके जो कर्मचारी हैं वो भी बहुत इम्पैक्ट करते हैं आपके प्रोडक्ट के लाइफ साइकिल। अब ये जो कर्मचारी हैं वो कई तरह के हो सकते हैं, आपके प्रोडक्शन डिपार्टमेंट से रिलेटेड, रिसर्च एंड डेवलपमेंट से रिलेटेड, डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड, प्रमोशन से रिलेटेड। आपके जो पर्सनल हैं, इनकी जो कर्मचारी हैं अगर वो कुशल हैं तो वो अपने कामों को बहुत अच्छी तरीके से कर पाएंगे, कस्टमर को आसानी से राजी कर पाएंगे, प्रोडक्ट में नए नए फीचर्स जोड़ पाएंगे, जिससे कि प्रोडक्ट का जो लाइफ साइकिल है वो बढ़ा। लेकिन आपके पर्सनल जो है वो कॉम्पिटेंट नहीं है, कुशल नहीं है, तो इसका नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा, आपका जो प्रोडक्ट का लाइफ साइकिल है वो छोटा है। आई थिंक आपको ये जो फैक्टर्स हैं वो क्लियर हो गए होंगे। कम टू द नेक्स्ट, दैट इज द यूटिलिटी ऑफ द स्टडी ऑफ प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। हम ये जो प्रोडक्ट लाइफ साइकिल डिस्कस कर रहे हैं इसका फायदा क्या है, ध्यान रहिए, क्योंकि जो इंटरनेशनल जो प्रोडक्ट लाइफ साइकिल है उसकी खासियत होती है कि एक ही समय में एक कंपनी का प्रोडक्ट जो है डिफरेंट नेशन में डिफरेंट स्टेजेस पर होता है, वो एक ही स्टेजेस में नहीं होता, जिस वजह से उनको इस स्टेजेस के बारे में अगर स्टडी कर लेता है तो वो आसानी से अपनी ऐसी स्ट्रेटेजी बना सकता है जिससे उसे ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट। नंबर 1, हेल्पफुल इन प्रोडक्ट प्लानिंग एंड डेवलपमेंट। अब अगर मान लीजिए एक जो बिजनेसमैन है, बिजनेस यूनिट है, वो अगर ये जान ले कि उसका जो प्रोडक्ट है वो किस स्टेज में है, अगर मान लीजिए जो स्टेज है वो मैच्योरिटी स्टेज है,
तो मैच्योरिटी स्टेज में क्या करेगा, वो अपने प्रोडक्ट में ज्यादा से ज्यादा फीचर जोड़ेगा, कुछ नई फीचर जोड़ेगा, जिससे कि वो डिक्लाइन स्टेज में जाने से बच सके जितना ज्यादा हो सके। ऐसा नहीं है हर एक प्रोडक्ट को आखिर में डिक्लाइन स्टेज में जाना पड़ता है, लेकिन इस स्टेज को कितना पोस्टपोन किया जा सकता है ये मैटर करता है। लेकिन अगर कोई प्रोडक्ट ऑलरेडी डिक्लाइन स्टेज में पहुंच चुका है तो नेचुरली बात है ये एक इंडिकेशन है उस बिजनेसमैन के लिए कि अब उसे नया प्रोडक्ट डेवलप करना है ताकि वो इस प्रोडक्ट को रिप्लेस कर सके। सेकंड, हेल्पफुल इन प्राइस डिटरमिनेशन। प्राइस डिटरमिनेशन में भी जो प्रोडक्ट का लाइफ साइकिल है वो बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, क्योंकि बिजनेसमैन को ये देखना होता है कि उसका प्रोडक्ट किस लाइफ स्टेज पर है। मान लीजिए किसी नेशन में वो जो है वो इंट्रोडक्शन स्टेज में है, तो उसे ये देखना होगा अगर उसका प्रोडक्ट इनोवेटिव है तो हाईली प्राइस चार्ज कर सकता है, और मान लीजिए उसका प्रोडक्ट नॉर्मल है तो उसे शुरू में प्राइस कम रखनी पड़ सकती है। अगर मान लीजिए वो ग्रोथ स्टेज में पहुंच जाता है तो ग्रोथ स्टेज में वो पहले अगर मान लीजिए उसने प्राइस कम रखी थी तो वो प्राइस को बढ़ा सकता है, लेकिन अगर मान लीजिए जो कंपटीशन लेवल है वो बढ़ गया तो अपनी प्राइस को कम कर सकता है। थर्ड, हेल्पफुल इन डिजाइनिंग द प्रमोशनल स्ट्रेटेजी। इसी तरीके से जो बिजनेसमैन है वो डिफरेंट प्रमोशनल स्ट्रेटेजी बना सकता है डिफरेंट स्टेजेस ऑफ प्रोडक्ट लाइफ साइकिल की। जो इंट्रोडक्शन और ग्रोथ स्टेज होती है उसमें प्रमोशनल एक्सपेंसेस बहुत ज्यादा खर्च करने पड़ते हैं, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा फायदा होता है। इसी तरीके से जो मैच्योरिटी स्टेज होती है, मैच्योरिटी स्टेज के अंदर जो बिजनेसमैन है वो जो सेल्स प्रमोशन स्कीम है उसको ज्यादा लॉन्च करते हैं, लाइक फ्री देना, गिफ्ट देना, डिस्काउंट देना, ताकि प्रोडक्ट को ज्यादा से ज्यादा सेल को बढ़ाया जाए या डिक्लाइन होती सेल को रोका जा सके। और मान लीजिए अगर प्रोडक्ट जो है डिक्लाइन स्टेज में पहुंच गया है तो नेचुरल बात है जो बिजनेसमैन है उसको स्टॉक क्लियरेंस सेल निकालनी पड़ती है ताकि ज्यादा से ज्यादा वो अपने स्टॉक को क्लियर कर सके। फोर्थ, हेल्पफुल इन डिजाइनिंग द डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रेटेजी। जो डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रेटेजी है उसे बनाने में भी जो प्रोडक्ट लाइफ साइकिल है काफी इंपॉर्टेंट है। अगर शुरुआत में इंट्रोडक्शन स्टेज में है तो कोई भी कंट्री पहले अपने डोमेस्टिक के लिए बनाएगी। क्यों? क्योंकि उस अगर प्रोडक्ट में कोई कमी है, उसमें कोई दिक्कत है, तो उस प्रोडक्ट की कमी के बारे में जान सके, उसको सुधार सके, तब वो उस प्रोडक्ट को आगे हाईली नेटवर्क पे पहुंचाएगी। अगर वो प्रोडक्ट जो है ग्रोथ स्टेज में पहुंच जाता है तो अपने डिस्ट्रीब्यूशन लेवल को बढ़ाएगी, यानी कि अदर नेशंस में भी उस प्रोडक्ट को बेचेगी। फिर हेल्पफुल इन सेल फोरकास्टिंग। नेचुरल बात है एक प्रोडक्ट की जो सेल है वो सभी स्टेजेस में इक्वलेंट नहीं होती। इंट्रोडक्शन स्टेज में जो सेल्स है वो काफी कम होती है, ग्रोथ स्टेज में सेल में बहुत तेजी से वृद्धि होती है, जबकि जो मैच्योरिटी है, मैच्योरिटी लेवल में स्टार्टिंग में तो सेल थोड़ी सी बढ़ती है, लेकिन जो सेकंड पार्ट है उसमें सेल में डाउन आने लग जाता है, और जो डिक्लाइनिंग स्टेज होती है उसमें सेल में बहुत तेजी से गिरावट आती है। 6, हेल्पफुल इन एस्टिमेशन प्रॉफिट। लगभग सेल की तरह ही है। इंट्रोडक्शन स्टेज में जो प्रॉफिट्स हैं वो ना के बराबर होते हैं और कई बार हमें प्रॉफिट्स की जगह लॉसेस होती है, जबकि ग्रोथ स्टेज में जो प्रॉफिट्स हैं वो बहुत तेजी से बढ़ने लगते हैं। जहां तक सवाल है मैच्योरिटी स्टेज, मैच्योरिटी स्टेज के पहले पार्ट में तो प्रॉफिट बढ़ते हैं, लेकिन सेकंड पार्ट में जो प्रॉफिट है वो धीरे धीरे कम होने लगते हैं, और डिक्लाइन स्टेज में तो प्रॉफिट बहुत तेजी से गिरने लग जाते हैं, और एक समय ऐसा आता है कि हमें प्रॉफिट की जगह लॉस होने शुरू हो जाता है, और उस वक्त हम अपने प्रोडक्ट का जो प्रोडक्शन है वो करना बंद करते हैं। 7th आता है हेल्पफुल टू आइडेंटिफाई द स्ट्रॉन्ग एंड वीक मार्केट। एक बिजनेसमैन जो है प्रोडक्ट लाइफ साइकिल के थ्रू स्ट्रॉन्ग और वीक मार्केट को भी पहचान सकता है। अब वो कैसे पहचान सकता है? नेचुरल बात है अगर उसका प्रोडक्ट किसी कंट्री में जो ग्रोथ स्टेज में है तो वो उसके लिए स्ट्रॉन्ग मार्केट है, लेकिन दूसरे नेशन में उसका प्रोडक्ट जो है वो डिक्लाइन स्टेज है। अगर ग्रोथ स्टेज में है तो वहां पर जो उसकी सेल है वो तेजी से ग्रो कर रही होगी, और डिक्लाइन स्टेज में उसकी सेल जो है वो बहुत तेजी से गिर रही होगी। तो उसे क्या करना चाहिए? अपने जितने भी प्रमोशनल एफर्ट्स हैं वो डिक्लाइन स्टेज कंट्री से हटाकर उस कंट्री में लगाने चाहिए जहां उसका प्रोडक्ट ग्रोथ स्टेज में है। तो नेचुरल बात है इसके थ्रू अपने स्ट्रॉन्ग और वीक मार्केट को पहचान सकता है। इवन हेल्पफुल टू आइडेंटिफाई स्ट्रॉन्ग और वीक प्रोडक्ट। एक बिजनेसमैन कई तरह के प्रोडक्ट एक साथ लॉन्च करता है, एक साथ उसके प्रोडक्ट चल रहे होते हैं, तो इन प्रोडक्ट का वो कंपैरिजन कर सकता है। वो ये देख सकता है कि किस प्रोडक्ट का इंट्रोडक्शन स्टेज बहुत ज्यादा रहा है और किस प्रोडक्ट का जो ग्रोथ स्टेज है वो बहुत ज्यादा है। नेचुरल बता, अगर किसी प्रोडक्ट का ग्रोथ स्टेज बहुत ज्यादा रहा है तो वो हमारे लिए सबसे स्ट्रॉन्ग प्रोडक्ट है, क्योंकि ग्रोथ स्टेज में सेल और प्रॉफिट दोनों बहुत ज्यादा हमारे लिए रहते हैं। और अगर किसी प्रोडक्ट का जो है इंट्रोडक्शन स्टेज बहुत ज्यादा रही है तो वो हमारे लिए वीक प्रोडक्ट है, क्योंकि इंट्रोडक्शन स्टेज में सेल भी बहुत कम होती है, प्रॉफिट भी बहुत कम होता है और प्रमोशनल खर्चे भी बहुत ज्यादा।
तो इसके थ्रू आने वाले फ्यूचर में जो प्रोडक्ट लॉन्च करेगा वो इस स्ट्रेटेजी का यूज करके आने वाले प्रोडक्ट को आसानी से लॉन्च कर सकता है। नाइन्थ एंड द लास्ट, दैट इज हेल्पफुल एज ए कंट्रोल। जो बिजनेसमैन है वो इसको कंट्रोलिंग टूल के रूप में भी यूज कर सकता है। वो अपने पिछले पास्ट रिकॉर्ड से देख सकता है कि जो उसके प्रोडक्ट है वो क्यों जो है मान लीजिए उसका कोई प्रोडक्ट है, उसकी जो इंट्रोडक्शन स्टेज है वो तो बहुत ज्यादा है, लेकिन जब वो ग्रोथ स्टेज में एंटर किया तो वो बहुत कम टाइम के लिए रहा, उसके तुरंत बाद वो मैच्योरिटी स्टेज और डिक्लाइन स्टेज में एंटर कर गया। तो वो अपनी जो पॉलिसीज हैं, अपनी जो स्ट्रेटेजी है उसको रिव्यू कर सकता है और जान सकता है कि कहाँ उसकी पॉलिसीज और स्ट्रेटेजीज में कमी रह गई, जिसकी वजह से उसका प्रोडक्ट है वो इंट्रोडक्शन स्टेज में तो बहुत ज्यादा रहा, लेकिन जो ग्रोथ स्टेज है उसमें बहुत कम रहा, और इन कमियों को वो पहचान कर वो आगे सुधार कर सकता है। आई होप आपको ये जो यूटिलिटीज हैं ये भी क्लियर हो गए होंगे। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि आपको आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन मिल जाए। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप इसे लाइक भी कर सकते हैं। आप अपने सुझाव व प्रश्न भी कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। आपके सुझाव बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। थैंक यू। स्टे होम, स्टे सेफ।